मित्रों, सिंटैक्स में वर्ब चल रहा था जो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, उसी के आगे अब देखें जेरंड। जेरंड आपको बताया गया है, एक बार फिर थोड़ा सा सुन लें। जेरंड क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है, नाउन का कार्य करता है। जेरंड का प्रयोग पॉजिटिव केस के नाउन अथवा प्रोनाउन के साथ होना चाहिए, न कि ऑब्जेक्टिव के साथ। फिर सुने, जेरंड का प्रयोग पॉजिटिव केस के नाउन या प्रोनाउन के साथ होना चाहिए, न कि ऑब्जेक्टिव केस के साथ। पॉजिटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, इसको समझने के लिए आप पर्सनल प्रोनाउन का लेक्चर देखें। पर्सनल प्रोनाउन में पर्सन, नंबर, जेंडर अच्छे ढंग से टेबल के माध्यम से आपको बताया गया है। तो यहाँ आप देखें, जेरंड ये ऑब्जेक्टिव पॉजिटिव केस के नाउन या प्रोनाउन के साथ होता है और ऑब्जेक्टिव के साथ है। फॉर एग्जाम्पल, आई आस्क्ड द फेवर ऑफ, आई आस्क्ड फेवर ऑफ ग्रांटिंग, फेवर ऑफ योर ग्रांटिंग लीव। आई आस्क्ड द फेवर ऑफ ग्रांटिंग मी लीव। अब यहां देखें आप, आई आस्क्ड द फेवर ऑफ योर ग्रांटिंग, यहां योर पॉजिटिव केस है, तो पॉजिटिव केस के साथ ग्रांटिंग लगा है क्रिया के आईएनजी फॉर्म में। तो यहां देख रहे हैं ग्रांटिंग जो लगा है ये आपका जेरंड है। अनदर एग्जांपल, हरी ओन बाय रामाज मिसिंग ए चांस। हरी ओन बाई चांस। अब देखें, ये भी रामाज, ये भी पॉजिटिव केस में आया है। हरी ओन रामाज बाई मिसिंग ए चांस। अब यहां जो है आप देख रहे हैं पॉजिटिव केस प्लस जेरंड हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है, जेरंड और इन्फिनिटिव का अंतर मैं आपको बताता हूं कि कहाँ जेरंड का प्रयोग होता है, कहाँ इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। उद्देश्य प्रकट करने के लिए यदि वाक्य में उद्देश्य प्रकट होता है तो वहाँ इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है, तथा कारण प्रकट करने के लिए और बाद में फार आता है तो वहाँ जेरंड का प्रयोग होता है। फिर समझें, उद्देश्य, इट मीन्स पर्पज, प्रकट करने के लिए, पर्पज प्रकट करने के लिए इन्फिनिटिव का प्रयोग। और यदि बाद में इन्फिनिटिव का प्रयोग और बाद में यदि फार आता है और कारण प्रकट होता है तो यहां जेरंड का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई विल गो टू दिल्ली टू परचेज बुक्स। आई विल go to Delhi to purchase books। अब यहां देखें आप, आई विल गो टू दिल्ली, यहां दिल्ली जाने का उद्देश्य क्या है? टू परचेज, खरीदना, किताब खरीदना। नेक्स्ट एग्जाम्पल, he took a knife to kill a hen. He
टुक ए नाइफ टू किल ए hen। अब यहां देखें, टुक नाइफ, चाकू लिया, उसका उद्देश्य क्या था? टू किल ए hen। तो यहां उद्देश्य प्रकट करने में आपने देखा इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है, लेकिन यदि बाद में फार का प्रयोग हो और कारण प्रकट हो रहा हो तो उसमें जेरेंड का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज पनिश्ड फॉर टेलिंग ए लाई। ही वॉज punished for a lie। अब आप देखिए यहां, he was punished for telling a lie। दंडित क्यों किया गया? यह कारण प्रकट हो रहा है, दंडित क्यों किया गया? दंडित करने का कारण क्या था? फॉर टेलिंग ए लाई। कारण जो हुआ, काज, कारण जो बना, टेलिंग ए लाई, इसलिए यहां जेरेंड का प्रयोग है। नेक्स्ट है, यदि पहले प्रयोग किए गए पार्टिसिपल सब्जेक्ट बाद में नहीं आया हुआ है। नेक्स्ट रूल है, यदि पहले प्रयोग किए गए पार्टिसिपल का संबंध बाद में नहीं आया हुआ है तो हो सकता है पार्टिकल के प्रयोग के स्थान पर, ऐसा हो सकता है पार्टिसिपल का संबंध और पार्टिसिपल का सब्जेक्ट न आया हुआ है, तो ऐसी स्थिति में उसके पहले व्हाइल का प्रयोग करते हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं और सब्जेक्ट, उचित सब्जेक्ट लगाते हैं, नहीं तो गलत हो जाता है। इसको विशेष नियम है, थोड़ा सा समझते हैं फिर। यदि पहले प्रयोग किए गए पार्टिसिपल का सब्जेक्ट बाद में नहीं आया हुआ है तो हो सकता है पार्टिसिपल के प्रयोग के स्थान पर व्हाइल का प्रयोग और बाद में सब्जेक्ट लगाकर पार्टिसिपल को कॉन्टिन्यूअस टेंस का वर्ब बनाकर प्रयोग किया जाता है। इसको मैं एक इनकरेक्ट और करेक्ट के माध्यम से समझा रहा हूं। अब देखें, गोइंग टू स्कूल ही ए स्नेक विथ हिम। गोइंग टू स्कूल ए स्नेक विथ हिम। अब देखें, आप खुद ही वाक्य देख सकते हैं, गोइंग टू स्कूल ए स्नेक विथ हिम। स्कूल जाकर, इसका अर्थ क्या हो रहा है? स्कूल जाकर, सॉरी, ए स्नेक विथ हिम, ए स्नेक विथ हिम। अब देखें इसका अर्थ क्या निकल रहा है? स्कूल जाकर एक सर्प ने उसे काटा, लेकिन ये अर्थ गलत हो रहा है। इसलिए while he was going to school, while he was school, a snake bit him। अब देखें, while he was going to school, a snake bit him। जब वो स्कूल जा रहा था एक सर्प ने उसे काटा। अब यहाँ वॉच क्यों लगाया? कंटिन्यूअस हमने बताया। वॉच क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पास्ट टेंस इंगित कर रहा है, इसलिए वॉच लगाया गया। अगला जो है, जो नेक्स्ट रूल है उसको समझें। यदि पार्टिसिपल का संबंध
प्रीपोजिशन की भांति होता है। कहने का तात्पर्य कुछ ऐसे पार्टिसिपल हैं जिनका प्रयोग प्रीपोजिशन जैसे होता है, प्रीपोजिशन की भांति होता है, इसलिए उसमें अनअटैच्ड या उसको अनअटैच्ड पार्टिसिपल का दोष नहीं उत्पन्न होता। तो उसमें अनअटैच्ड पार्टिसिपल का दोष नहीं उत्पन्न होता। इसके अंतर्गत कंसीडरिंग, फिर समझ लें, कुछ ऐसे पार्टिसिपल हैं जिनका प्रयोग प्रीपोजिशन की भांति होता है, तो उसमें जो है अनअटैच्ड पार्टिसिपल का दोष उत्पन्न नहीं होता, जिसमें आपका है कंसीडरिंग, जजिंग, कंसीडरिंग, जजिंग, रीडिंग, अब देखेंगे सब पार्टिसिपल के रूप में कार्य कर रहा है। रिफरिंग, स्पीकिंग, अलाउइंग, allowing, granting, जो अनअटैच्ड पार्टिसिपल का दोष इसमें नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, कंसिडरिंग द सर्कमस्टांसेस नथिंग इज बेटर। कंसिडरिंग द considering the circumstances nothing is better। यहां कंसिडरिंग जो जेरेंड का प्रयोग हुआ या ऐसी स्थिति में होगा तो अनअटैच्ड पार्टिसिपल का दोष उत्पन्न नहीं होता। और नेक्स्ट रूल जो है, पार्टिसिपल का प्रयोग केवल एडजेक्टिव की भांति होता है। अब इसको समझें आप, पार्टिसिपल का संबंध, पार्टिसिपल का प्रयोग केवल एडजेक्टिव की भांति होता है, अर्थात वे नाउन अथवा प्रोनाउन से पहले प्रयोग होकर के एडजेक्टिव का कार्य करते हैं। इसको थोड़ा सा इस पर हम प्रकाश डालेंगे, उसके बाद इसको बताएंगे। पार्टिसिपल्स ये एडजेक्टिव की भांति कार्य करता है। अब यहां समझे एडजेक्टिव की भांति। मैंने पार्टिसिपल जब आपको बताया था, पार्टिसिपल काइंड्स, उसमें हमने आपको बताया था प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो था क्रिया के आईएनजी फॉर्म से बना था, उसका अर्थ करके हुए वाला होता था या होता है। पास्ट पार्टिसिपल क्रिया का थर्ड फॉर्म होता है और परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म। तो जब ये पार्टिसिपल एडजेक्टिव की भांति प्रयोग होगा तो निश्चित समझ लीजिए ये पास्ट पार्टिसिपल के रूप में आएगा और किसी नाउन अथवा प्रोनाउन से पहले प्रयोग होगा। नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयोग होकर के उसी की विशेषता ये बताता है। फॉर एग्जाम्पल, कौन कौन से हैं ऐसे जो प्राय प्रयोग होते हैं। बाउंडन,
बाउंडेन, क्लोवेन। अब देखिए पहले से ऑलरेडी ये क्रिया का थर्ड फॉर्म बना हुआ है, ड्रंकेन, ड्रंकेन, ग्रेवेन, मोर्टेन, मोर्टेन, स्ट्राइक्ड, श्रंकेन, श्रंकेन, स्ट्रिक्ड। ये ऐसे माने ऐसे क्रिया हैं जो पास्ट पार्टिसिपल के रूप में कार्य करते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि ये किसी नाउन के पहले प्रयोग होंगे और ये उसी की विशेषता प्रकट करते हैं। इसके अंतर्गत एक आध दो और आ सकते हैं, श्रवण है और शंकिन, ये भी इसके अंतर्गत आता है। अब एग्जाम्पल आप देखें किस तरह से इनका प्रयोग होता है। जैसे बाउंडेन ड्यूटी, बाउंडेन ड्यूटी, इसमें आता है क्लोवेन हूफ, क्लोवेन हूफ, ड्रंकेन बॉर्डर, ड्रंकेन बॉर्डर, मोल्टन इमेज, मोल्टन इमेज, और श्रंकेन क्लॉक, और संकेन शिप। इस तरह से इन्हीं में प्रयोग होता है। अब आप देख रहे हैं बाउंडेन ड्यूटी कर्तव्य नाउन है, तो नाउन से पहले बाउंडेन का प्रयोग हुआ। क्लोवेन हूफ कहने का मतलब नाउन के पहले क्लोवेन का प्रयोग हुआ। ड्रंकेन बॉर्डर, बॉर्डर से पहले ड्रंकेन का प्रयोग हुआ। मोर्टेन इमेज, इमेज से पहले हुआ। कहने का तात्पर्य ये नाउन से पहले प्रयोग होते हैं और जिसके पहले प्रयोग होते हैं उसी की विशेषता प्रकट करते हैं। तो इस तरह से इस लेक्चर में मैंने आपको पार्टिसिपल और जेरेंड से संबंधित रूल्स बताए और आशा और पूर्ण विश्वास है कि आपके समझ में आया होगा। यदि समझ में न आए तो आप कमेंट के माध्यम से इसको लर्न कर सकते हैं। और एक चीज़ और है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।